आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उनके रिजल्ट तो आ गए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद जो परिस्थितियां देखने के लिए मिल रही हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। अब तक 4 लोगों की हत्या की जा चुकी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और 2 टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। जो कलकत्ता में जो बड़ा बाजार में जो ऑफिस था टीएमसी का, उसको बुलडोज कर दिया गया है। तो बुलडोजर की एंट्री भी हो गई है। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। मस्जिदों को भी कहीं ना कहीं एक आध जगह पर इंसिडेंट देखने के लिए मिले हैं, जहां पर क्षतिग्रस्त किया गया है या फिर कुछ वहां पर उपद्रव करने की कोशिश की गई है। ये भी देखा जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर भी इस तरह के नारे लगाकर एक तरह का जो हम ये देख रहे हैं पूरे देश भर में जो पैटर्न हमें देखने के लिए मिल रहा था, वो पश्चिम बंगाल में भी क्या उसकी एंट्री हो गई है? ये एक बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, भले ही उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए, और जब बर्खास्त कर दिया जाएगा तो वो काले दिन में दर्ज हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि 1500 से ज्यादा जो उनके दफ्तर है उस पर कब्जा कर लिया गया है, और उनका ये भी कहना है कि जो सीआरपीएफ और चुनाव आयोग है उनके ऊपर सीधे तौर पर वो इल्जाम लगा रही है कि जिस तरह से चुनाव पूरी तरीके से ठग लिया गया है। अब वो कह रही है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगी, वो अब आजाद पंछी हैं। तो अब उनको इंडिया गठबंधन की याद आ गई है। तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव, संजय सिंह से लेकर तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, अब वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की तो बात कर ही रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि 2024 का इलेक्शन भी इसी तरीके से वोट चोरी से हड़पा गया। हरियाणा, महाराष्ट्र की इन्होंने बात की, और अब पश्चिम बंगाल की भी वो बात यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु में एक नया ट्विस्ट आया है। टीएमके से अलग हटकर टीवीके को, यानी कि विजय को, कांग्रेस ने समर्थन देने का वादा कर दिया है और राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात भी कर ली है। हालांकि अभी भी कुछ एमएलए उनके पास कम है, जिसके लिए उन्होंने वक्त मांगा है। तो कल जो ये कहा जा रहा था कि शपथ ग्रहण समारोह होगा, हो सकता है कि अब कुछ दिन के लिए टल जाए और 9 तारीख को लेकिन पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन कौन होगा वहां का मुख्यमंत्री, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। देश की सियासत, बंगाल की सियासत किस तरफ जा रही है, कैसे इसको देखा जाए, इस पर आज हम बात करेंगे। और मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं देश के जाने माने पत्रकार, जिनका दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है, उर्मिलेश जी मेरे साथ जुड़ गए। उर्मिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत इस सवाल आपका कार्यक्रम में। जी शुक्रिया। मेरा पहला सवाल उर्मिलेश जी, पश्चिम बंगाल की सियासत को आप किधर जाते हुए देख रहे हैं? ये जो तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं, इसको आप एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट देख रहे हैं, या फिर आप ये देख रहे हैं ये कुछ दिन का एक तरह का गुंडाइज्म है और ये कुछ दिन के बाद सबसाइड हो जाएगा? आखिर वो बंगाली लोग जो संविधान की जो बात करते रहे, जो सबको साथ लेके चलने की बात करते रहे, जो इंटेलेक्चुअल क्लास जिसको कहा जाता है, आखिर वो कहाँ है? वो क्यों खामोश है? देखिए, मुझे ये टेम्पररी फिनोमेना नहीं लगता। मुझे ऐसा लग रहा है कि बंगाल को गुजरात की तरफ या दूसरे और जो सूबे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित, उस तरफ ले जाने की कोशिश होगी, वैसा मॉडल बनाने की कोशिश होगी। और इसके लिए जमीन है बंगाल में। बंगाल के बहुत सारे हमारे मित्र जो हैं, दोस्त हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल, बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे राइटर, वो हिंदी हार्टलैंड के स्टेट्स जो हैं उनके मुकाबले जब बात होती है तो वो एक अजीब तरह के श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त दिखते हैं। सुपियरिटी उनके अंदर होती है। उनको लगता है कि उनके बंगाल की तुलना यूपी बिहार से क्यों की जा रही है, बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जो इलेक्शंस के दौरान इस बार का चुनाव जो हुआ और उसमें जो पैटर्न दिखा है, जो हालचाल दिखा है, जो तौर तरीका दिखा है और जिस तरह का मोबिलाइजेशन दिखा है, उससे तो लग रहा है कि वो बंगाल जो कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नेपाल था, आई मीन बंगाल था, या बाद के दिनों में बड़े बड़े वहां के लेखकों, बुद्धिजीवियों का था। आप रविन्द्रनाथ टैगोर को याद कर लीजिए। हाँ, और लेफ्ट फ्रंट के दौरान वो ज्योति बासु का था। बाद के दिनों में और भी बहुत सारे लोग आए, एक से एक सिनेमाकार, सत्यजीत रे और तमाम लोग, मृणाल सेन। लेकिन वही बंगाल आखिर उसमें क्या ऐसी चीज थी कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको अचानक एक तरह से अपने कब्जे में रख ले लिया? ये एक सोचने की बात है। आई मीन आप तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल, आई मीन केरल में इतने वर्षों से कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी,
भारतीय जनता पार्टी जब पैदा भी नहीं हुई थी, जब वो जनसंघ थी, जब वो जनता पार्टी में विलीन हुई थी, तब भी अब आपको मैं बताऊं कि आरएसएस काम कर रहा था तमिलनाडु और केरल में। केरल में तो खास तौर पे 2 जिलों में मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि केरल मैंने कवर किया है बहुत अच्छी तरह। तो इतने वर्षों की साधना उनकी जो विद इन द कोर्ट है, उसके बावजूद वो असफल क्यों नहीं हुए वहां इतने बड़े पैमाने पर? केरल छोटा राज्य है, तमिलनाडु थोड़ा बड़ा राज्य है, लेकिन बंगाल में वो सफल हुए। आज केवल नहीं, इसके पहले भी सफल हुए। उन्होंने काफी अच्छा वोट डाला, वोट पाया। आई मीन लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का बिल्कुल भट्ठा बैठ गया। तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई शुरू हो गई पिछली बार से ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल की जमीन में कोई ऐसी बात थी जिसको कि बंगाली भद्रलोक नहीं समझता था कि वो क्या प्रॉब्लम है, कि वहां पे आरएसएस नजर लगाए हुए है कि हम इसको कभी न कभी हम इसको अपना बनाएंगे। तो 2-3 बातें हैं, मैं बिल्कुल संक्षेप में कहकर फिर आपको अगले सवाल के लिए फ्री करूंगा। एक तो ये कि मुस्लिम आबादी बंगाल में काफी है। आई मीन 27 से लेकर के 28-29% के आसपास कही जाती है। तो एक तो ये बात हमेशा कुछ खास तरह के संगठनों को खलती थी कि भाई इस तरह के समर्थन, इन समुदायों के समर्थन से दूसरे जो दल अपने को जो सेकुलर कहने वाले हैं वो अक्सर अपनी सरकार बना लेते हैं। तो वहां भी एक मामला आया। फिर वो ध्रुवीकरण की राजनीति बहुत तेज उसने किया। इसके अलावा बंगाली भद्रलोक जो है 6-7% से ज्यादा नहीं है बंगाल में। जातिवार जनगणना जब होगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी जो पूरा प्रदेश है आदिवासी, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, इन लोगों का है। बहुत बड़े स्तर पर गरीबी है। इतने बड़े दिनों तक लेफ्ट फ्रंट की सरकार रही, लेकिन ऑपरेशन बर्गा के अलावा उन्होंने और कोई काम नहीं किया। और सच पूछिए तो जो गरीबी बंगाल की है, जो असमानता बंगाल की है, वो इस बात का गवाह है कि लेफ्ट वहां केरल की तरह काम नहीं कर सका। जबकि सीपीआईएम लेड लेफ्ट फ्रंट बंगाल में था और सीपीआईएम लेड लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट केरला में भी था। उसका लेकिन दोनों का फर्क है डेमोग्राफी का। लेफ्ट फ्रंट की पॉलिटिक्स में दलित, माइनॉरिटीज और ओबीसी सबसे डोमिनेंट थे केरल में, पर्टिकुलरली ओबीसी और वहां के मध्यवर्ती जातियों में थोड़ा ऊपर माने जाने वाले, अपर कास्ट माने जाने वाले नायर लोग, और इसके अलावा माइनॉरिटीज और दलित। लेकिन बंगाल में हमेशा से लेफ्ट फ्रंट की जो सरकार थी या लेफ्ट फ्रंट की जो पूरी पॉलिटिक्स थी, उसमें अपर कास्ट के लोग ही केवल इन्वॉल्व थे। उसके सारे कर्ता धर्ता वही थे। तृणमूल कांग्रेस के भी सारे कर्ता धर्ता वही थे। मुझे लगता है कि इस कमजोरी का फायदा आरएसएस बीजेपी ने उठाया और दलित, आदिवासी, ओबीसी कम्युनिटी में पेनिट्रेट किया बड़े पैमाने पर, बड़ी आबादी में, और अपने जो फांसीवादी मंसूबे हैं उनको अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने इन लोगों को, जिनकी शिक्षा, जिनका विकास, जिनकी प्रगति बहुत कमजोर थी, बहुत कम थी, उनको बहुत आसानी से उन्होंने मोबिलाइज कर लिया। उर्मिलेश जी, सवाल मेरा ये है कि इसको 2 तरीके से देखा जा रहा है, बंगाल इलेक्शन की जो जीत है। एक तो ये कि एसआईआर को सामने रखकर देखा जा रहा है कि देखिए आपने लाखों वोटर्स को डिलीट कर दिया, और अब तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किस तरह से जो कंसोलिडेटेड टीएमसी का वोट बैंक था, उन्हीं सीटों पर सबसे ज्यादा डिलीशन हुआ, वहीं बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। एक तो ये इसका एस्पेक्ट है। क्या हम सिर्फ इस तरह से इसको एनालाइज करें पश्चिम बंगाल के इलेक्शन को, या हम इस तरह से भी इसको एनालाइज करें कि जो पार्टी पिछली बार तो एसआईआर नहीं था, 77 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही, और क्योंकि मैंने वहां रहकर बंगाल इलेक्शन कवर किया और मैंने देखा कि बड़े पैमाने पर लोग सांप्रदायिक वहां पर हो रहे थे। उसमें लगातार फिर उसने 5 साल और काम किया और हर तरीके से काम किया, एजेंसीज के थ्रू, हर तरीके से, जिस तरह से बीजेपी जानी जाती है। तो जब आप बंगाल के इलेक्शन को एनालाइज कर रहे हैं तो क्या आप सिर्फ एसआईआर को सामने रखकर करेंगे, या आपको लग रहा है कि एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा तबका कम्युनलाइज हो चुका है पश्चिम बंगाल का, और वही लोग हैं जो हमें सड़कों पर देखने के लिए मिल रहे हैं, जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जो जय बांग्ला के नारे नहीं लगा रहे हैं। आप अगर ट्विटर, अगर आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं, क्योंकि यूथ
वही देखता है। तो वहां आप देखें, इसको बड़ा रोमांटिसाइज करके दिखाया जा रहा है कि देखिए अब हम जय श्री राम के नारे लगाएंगे। मैं एक वीडियो देख रही थी कि जहां पर एक ट्रेन में हाथ में बाकायदा तौर पर तलवार लिए जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। ये रातों रात तो नहीं हुआ, ये अचानक तो 24 घंटे में ये लोग पैदा नहीं हो गए। देखो, आप बहुत अच्छा सवाल पूछ रही हो, और मैं समझता हूं कि बहुत सारे जो तरक्की पसंद अपने को कहने वाले लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, लिबरल कहने वाले लोग हैं, वो उनके दिमाग में ये सवाल नहीं आता। वो एक ही चीज को केवल लेकर आके चलें कि एसआईआर के कारण केवल चुनाव हारा। यकीनन एसआईआर ममता बनर्जी की सरकार को, उनकी पार्टी को हराने में बहुत महत्वपूर्ण उसका रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं। अनेक सीटों का मैं आपको ब्यौरा दे सकता हूं, और वो मैं कोई मेरा ब्यौरा नहीं है, वो बकायदे बड़े देश के जो अखबार हैं, देश के जो बड़े बड़े अखबार हैं, उनमें भी आ चुका है, हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर तमाम अखबारों में। तो कि किस तरह से जो लोगों के वोट काटे गए, चाहे वो 27 लाख वाले लोग हों या शुरू के लोग हों 90 लाख, जिनकी गणना है 90 लाख से भी ऊपर, तो उसमें मान लीजिए जो वास्तविक रूप से जिनका नाम कटना था या काटा जाना चाहिए था, जो मृत हैं, जो डिस्प्लेस हो गए हैं, जो दूसरी जगहों पर चले गए हैं, वगैरह वगैरह, इसके बावजूद 58 से लेकर 60 लाख लोग वे बनते हैं, और 27 लाख ये बनते हैं, आप जोड़ लीजिए। तो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का नाम काटा गया। और मैं समझता हूं कि एसआईआर जो है वो बिहार के लिए नहीं आया था, वो बंगाल के लिए आया था। बिहार में तो आजमाया गया, असल काम बंगाल में था और उसको लाया गया। और उसमें आप देखिए जो न्याय प्रणाली हमारी है, वहां से भी इंडोर्समेंट मिल गया, तो उसको लागू किया गया। यकीनन मैं मानता हूं कि ये एसआईआर बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी और उनकी सरकार को अपदस्थ करने के लिए लाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं, मुझे कोई इसमें शक नहीं है, और उसने काम भी किया। लेकिन मैं फिर कहता हूं, और ये समझने की जरूरत है और इसको सोचने की जरूरत है, कि इसके बावजूद आरएसएस बीजेपी ने जो इतने वर्षों से काम किया, और आरएसएस वो बीजेपी जिनको ममता बनर्जी ने ही बंगाल में इंट्रोड्यूस किया, एक तरह से उनको जमीन मुहैया कराई। जितने नॉर्थ बंगाल में आरएसएस के स्कूल चलते हैं, वो उनके दौर में सबसे ज्यादा उनकी संख्या बढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक दौर में चूंकि वो एलआई थी, एक दौर में वो कैबिनेट मंत्री भी थी अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन सरकार में। तो मैं समझता हूं कि ये दूसरा जो पहलू जिसकी तरफ आप जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि उनकी सरकार ने परफॉर्म नहीं किया अच्छी तरह हाल के वर्षों में। और जिन इश्यूज को लेकर उन्होंने बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार के खिलाफ बगावत की और जिसका उनको फल मिला, 15 सालों में उन्होंने कुछ भी ऐसा अचीव करने का काम नहीं किया जिससे हम कह सकें कि जनता उनसे बहुत खुश थी। एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी, और इसका फायदा आरएसएस बीजेपी ने जमकर उठाया। इसके अलावा जो बिहार और उत्तर प्रदेश से गए लोग हैं, और जो जिनकी 3-3 पीढ़ियां बंगाल में रहती हैं, उनके बीच में आरएसएस ने काम किया। लेकिन बंगाली भद्रलोक द्वारा डोमिनेटेड जो टीएमसी थी, उनको नजरअंदाज करती रही हमेशा। उनको अपनी पार्टी में या अपने सत्ता के संरचना में उनको उन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया कि तुम तो बिहारी हो, तुम तो उत्तर प्रदेशी हो, ईस्टर्न यूपी वाले हो, वगैरह वगैरह। और एक बात और जिसका जिक्र मैंने अपने पहले ही जवाब में दिया था, कि जो ट्राइबल बेल्ट है पूरा पुरुलिया से लेकर के और पूरा तमाम इलाकों की, जो नॉर्थ बंगाल के, अगर आप उन इलाकों में जाकर देखें तो पता चलेगा आपको कि कैसे वहां पर एक जमाने में कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी बहुत मजबूत हुआ करती थी। ममता बनर्जी जी की सरकार के दौरान उनको खत्म किया गया, उनके बेस को चकनाचूर किया गया, और उनकी उसकी जगह पर आ गई बीजेपी आरएसएस। तो मैं समझता हूं कि ये जो पूरा का पूरा पहलू है कि भद्रलोक भी टूटा, भद्रलोक का हिंदूकरण हुआ, हिंदुत्वीकरण आप कह लीजिए, हिंदूकरण से अच्छा शब्द है, हिंदुत्वीकरण हो गया, हिंदुत्वीकरण हुआ भद्रलोक का, जो 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 अपर कास्ट है, और जो वे लोग हैं जो दलित, ओबीसी या आदिवासी हैं या माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग हैं और जो नॉन मुस्लिम, उनको उन्होंने मैनेज किया तरह तरह का प्रलोभन देकर कि आपको अब तक जो सताया गया था, आपको अब तक जो हिस्सेदारी नहीं दी गई थी, हमारी हिंदू सरकार आने दीजिए, हमारा हिंदुत्ववाद का जो जमाना आने दीजिए, हम आपको गजब का माहौल देंगे और हम बिल्कुल आपको गद्दी पर बैठा देंगे। ये ऐसा होता है, आप देखिए जर्मनी में भी ऐसा ही हुआ था, हालांकि वहां जाति और वर्ण नहीं है, लेकिन जर्मनी का आप उस दौर का इतिहास देखें तो वहां भी इसी तरह से हुआ था। सामान्य लोगों को बहुत सारे लुभावने नारे उनके लिए तलाशे गए थे।
जी, आप इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं और बहुत ज़रूरी भी है। और जब टीएमसी की बात होती है, ख़ास तौर पर जब हम बात ममता बनर्जी की करते हैं, तो लोग कहते हैं ये वही ममता बनर्जी हैं 2002 में जब दंगे हुए थे, उसको आप नरसंहार जेनोसाइड भी कह सकते हैं, गुजरात में जो हुए थे। उस वक़्त उन्होंने सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया था, उसी सरकार में मौजूद थी। उन्होंने कहा था बीजेपी के लिए कि वो नेचुरल एलाय है। और अभी हमने देखा कि मुसलमान ख़ासे नाराज़ टीएमसी से थे, इसीलिए वो चाहे हम हुमायूं कबीर को देख लें, उन्होंने इतना खराब ऑप्शन भी चुन लिया कि 2 सीटों पे वो भी जीत गए। कांग्रेस जीती है, लेफ्ट जीती है। वोटों का हमने देखा कि कुछ सीटों पर एआईएमएम ने भी कहीं ना कहीं से डेंट जो है वो किया है। तो एक तरह से जो पूरा कंसोलिडेट होकर वोट मिलना चाहिए था टीएमसी को कुछ पॉकेट्स में मुसलमानों का, वो भी शायद उन्हें इस तरह से नहीं मिला। ये उन्हें सोचना चाहिए। और इस पर ये कहा जा रहा है कि एसआईआर पर जिस तरह से उन्हें स्टैंड लेना चाहिए था मुसलमानों के साथ, वो उन्होंने नहीं लिया। वक्फ बिल को लेकर भी उनकी नाराजगी थी। ये तमाम चीजें हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है उर्मिलेश जी कि ये सारे फैक्टर्स हैं और एक तरह से इन पार्टीज ने फॉर ग्रांटेड मुस्लिम वोटर्स को तो लेना शुरू ही कर दिया है। वो चाहे आप अखिलेश यादव को, कांग्रेस को लेकर तमाम आप उनको देख लें, और मुसलमानों के अंदर भी अंदर एक इंटरनल चर्निंग जो है वो चल रही है। लेकिन अब मुसलमानों के लिए आप पश्चिम बंगाल में क्या फ्यूचर देख रहे हैं? कई मेरे पास मैसेजेस आए वहां के जो लोकल रिपोर्टर्स और रेजिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि हमने फैसला किया है कि 4-5 दिन, एक हफ्ते तक, जब तक बहुत जरूरी ना हो, हम नहीं निकलेंगे। इस तरह के मैसेजेस व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किए जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि एक आसाम मॉडल पश्चिम बंगाल में क्या लागू होने जा रहा है? और अगर शुभेंदु अधिकारी, वो मतलब एक तरह का वो तो गुंडा उन्हें कहा जाए तो शायद कम ही होगा, अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर क्या? फिर मुसलमानों के लिए आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं मैं तो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा। देखिए, मैं अभी बता नहीं पाऊंगा। मैं वाकई कि वहां पर जो स्थितियां हैं उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा, क्योंकि मैं आंखों देखी, मैंने मैंने मेरे पास आंखों देखा कोई वो नहीं है कि मैं उस पर बोल सकूं। लेकिन जी। मैं ये जरूर कहूंगा कि हालात बहुत खराब हैं, और जिस तरह से हमले हो रहे हैं, और केवल माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों पर नहीं हमले हो रहे हैं। आई मीन, आप देखिए, जो दूसरे जो राइवल्स हैं, जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं, आप उनको कोई शत्रु नहीं कह सकते, वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी आपके हैं। ममता बनर्जी की पार्टी ने भी इसी तरह से हमले किए थे लेफ्ट के खिलाफ, जब वो सरकार में आई थी, याद कीजिए 2011। और आज ममता बनर्जी के लोगों पर वैसे ही हमले हो रहे हैं, प्लस लेफ्ट पर भी थोड़े बहुत हो जा रहे हैं। अभी मैंने देखा कि लेनिन की मूर्ति को गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया। अभी मैंने देखा कि सीपीआईएम के दफ्तर को त्रिपुरा में, बंगाल से बहुत दूर त्रिपुरा में, वहां पर तोड़फोड़ की गई है। और बिहार में भी की गई है। कांग्रेस के लोगों को भी कई जगह उसके उसके उसमें आ गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि इसमें और भी लोग हैं जो राइवल जिनको मान रहे हैं उनको कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मुस्लिम उनके टारगेट पर निश्चित रूप से हैं। और ये जरूर कहा जा सकता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों में अगर ये बात है कि घर पे रहें 4-5 दिन, तो ये सही है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। घर पे भी कितनी सुरक्षा है हम सब जानते हैं, हमने गुजरात देखा है और भी जगहों को देखा है। लेकिन आश्चर्यजनक यह है कि जिस सूबे में 2.5 लाख के आसपास केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हैं, अर्धसैनिक बल, और जिनके बारे में कहा गया था कि चुनाव खत्म होने के बाद भी 500 कंपनियां यहीं रहेंगी। आई मीन, अगर इतने लोग वहां पर हैं, तो ये जो हादसे हो रहे हैं, ये जो घटनाएं घट रही हैं, इनमें कर क्या रहे हैं? वहां पर तो फाल्टा में जहांगीर के घर के आसपास के इलाके में पहुंच गई थी कंपनियां, और वहां पर एक बड़े आईपीएस पुलिस अफसर उत्तर प्रदेश से चले गए, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद उनको अब बंगाल में ही रखा जाएगा। तो वे क्या क्या वहां बोल रहे थे। लेकिन आज जब चित्कार उठ रही है लोगों की, जब चीखें उठ रही हैं, तब ये लोग कहाँ हैं? तो इससे साफ झलकता है कि सरकार की मंशा सभी समुदायों को आजाद होकर रहने की, स्वतंत्रता के साथ जीने की, अमन चैन बरकरार रखने की नहीं है। लोगों में दहशत पैदा करने की है, और एक खास ढंग का रिजीम स्टेब्लिश करने की है कि हम ऐसा ही शासन करेंगे, मेजॉरिटी को हम खुश करेंगे और माइनॉरिटीज को हम डराएंगे, और साथ में जो दलित, आदिवासी, ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं उनको हम तरह तरह से लुभाएंगे ताकि वो माइनॉरिटी से डिटैच हो जाएं, वो अपर कास्ट के साथ जुड़े। यही एक सोशियोलॉजी मैं समझता हूं कि एडॉप्ट करेंगे जी। रूलिंग। क्या आप इसमें एक सिल्वर लाइन ये देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, अब ममता बनर्जी जिनको फाइटर कहा जाता था,
जिनको ये कहा गया कि देखिए ये तो नरेंद्र मोदी स्टाइल पॉलिटिक्स करती हैं, अब अगर कोई है जो उनसे लड़ सकता है तो वो सिर्फ ममता बनर्जी ही है। केजरीवाल के लिए भी कहा जाता था, ये केजरीवाल का हश्र हम देख रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए कहा जाता था, उनका भी अभी हम हश्र ये देख रहे हैं। क्या आप एक सिल्वर लाइन ये देख रहे हैं इसमें कि कांग्रेस का राइज होता आप इसमें देख रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या इंडिया गठबंधन को और मजबूत होता देख रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन दर इलेक्शन हो क्या रहा है, हार ही रहे हैं आप इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए काम करती है, लेकिन वही एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है विपक्ष के लिए। तो क्या ये सिल्वर लाइन आप इसमें देख रहे हैं? देखो, दुर्भाग्यवश मैं उन जर्नलिस्टों में हूँ, बहुत गिने चुने, जो शुरू से ही सुश्री ममता बनर्जी जी को न तो क्रांतिकारी मानते रहे और न तो रिफॉर्मिस्ट मानते रहे। हमेशा उनको एक अवसरवादी मानते रहे, और उनकी पूरी जो उनकी मिलिटेंसी है, कई बार मुझे माइंडलेस मिलिटेंसी नजर आती थी, क्योंकि उसमें रिफॉर्म्स की गुंजाइश कम थी या नहीं दिखती थी। वो कोई बहुत बड़ा रेडिकल चेंज समाज में लाने की बात नहीं करती थी। 15 सालों में अगर वो चाही होती तो बंगाल में सचमुच गरीबी, असमानता काफी कम हो सकती थी। मैं तो बार बार कहता हूं कि लेफ्ट फ्रंट फेल किया। ज्योति बसु को लोग देवता मानते हैं, लेफ्ट के लोग आमतौर पे, कि वो तो हमारे लेफ्ट के देवता थे, लेकिन मैं बार बार उन पर भी सवाल उठाता था कि भाई ऑपरेशन बर्गा के अलावा और किया क्या है आप लोगों ने। उसी तरह से ममता बनर्जी पर 15 साल तक उनके जो पुजारी हैं पत्रकारिता में, वो लगातार कहते रहे कि वो तो शेरनी है, वो तो महान क्रांतिकारी हैं। लेकिन 15 साल में कितना बदला है बंगाल, आप बताइए हमको। आप महाराष्ट्र को देखिए, कितनी तेजी से बदला नए राज्य बनने के बाद। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, आई मीन इन स्टेट्स में जो बदलाव हुआ है, इनके मुकाबले बंगाल क्यों नहीं बदला, ये बड़ा सवाल है। उपजाऊ जमीन है, एडिशनल वाटर रिसोर्सेज हैं, आपके पास क्या नहीं है? लेकिन नहीं बदल सके, क्योंकि बदलने की इच्छा नहीं थी, समझदारी नहीं थी, और तरफदारी भी नहीं थी। गरीबों के प्रति जब तक तरफदारी नहीं होगी, तब तक आप नहीं कर सकते। आप 5% लोगों के लिए काम करते रहे, उनको बंगाली भद्रलोक के लिए, और आप उनको खुश नहीं रख पाए। अल्टीमेटली उसमें भी सेंध लगा दी उन लोगों ने, जिनको आप कहते थे कि तो बाहर से आई हुई राजनीति है, जबकि आप ही ले गए थे। तो एक तो ये पहलू मैं आपको बताना। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। अब आप यह भी याद करें कि जितने आज यूट्यूबर के सबसे अच्छे स्टार हैं, सबसे शानदार काम कर रहे हैं लोग, वे सारे लोग उस समय अरविंद केजरीवाल पर रिझे हुए थे। ज्यादातर लोग, सब उनके आकर्षण में बिल्कुल एकदम आई मीन हा सुंदर कर रहे थे। लेकिन मैं उस समय भी अरविंद केजरीवाल को साफ साफ बोल रहा था। जो प्रशांत भूषण को ये समझने में इतना वक्त लगा, उस वक्त मैंने बड़े चैनलों पर बोला था कि इसके पीछे एक राइट विंग आइडियोलॉजी है, और राइट विंग के लोगों ने इनको मोहरा बनाकर आगे पेश किया है। उस वक्त भी मैं ये कह रहा था और लिख भी रहा था, और उससे बहुत नाराज हो गए थे वे तमाम लोग जो अरविंद केजरीवाल का साथ थे। तो ये दोनों चरित्र एक जैसे हैं काफी हद तक, और मैं दोनों को शुभकामना देता हूं कि ये समझें, अपने को बदलें और जनता की सेवा करें, क्योंकि जनता वाकई कष्ट में है, देश वाकई चुनौतियों से घिरा हुआ है। बाकी जहां तक आपने पूछा इंडिया ब्लॉक के बारे में, कांग्रेस के बारे में, देखिए एक पार्टी कोई भी आरएसएस बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती मेरे हिसाब से आज की तारीख में। राहुल गांधी सभी नेताओं में आज के दौर में सबसे सुचिंतित व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके पास जो समझ विकसित हुई है 10-12 सालों से, वो यूनिक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में भी वो अनोखे व्यक्ति हैं जो सोशल जस्टिस के बारे में इतनी समझदारी रखते हैं। वरना इसके पहले कि कांग्रेस के जितने टॉप लीडर्स थे, सभी टॉप लीडर की बात मैं कह रहा हूं, सोशल जस्टिस के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन परिस्थितियों ने ऐसे मोड़ पर ला दिया देश को कि आज कांग्रेस का टॉप लीडर सोशल जस्टिस का सबसे महत्वपूर्ण चैंपियन है, और वो जातिवार जनगणना की पैरवी करता है। जबकि 20 साल पहले अगर कांग्रेस के किसी नेता से कहते कि आप जातिवार जनगणना की पैरवी करते हैं, तो लोग कहते अरे क्या वाहियात बात कर रहा है। लेकिन आज वो खुलेआम उसकी वकालत कर रहे हैं, और आरएसएस बीजेपी को उनकी बात माननी पड़ी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में एक वाइब्रेंट प्रो पीपुल बड़े यूनाइटेड फ्रंट की जरूरत है, और उसमें राहुल गांधी की बड़ी भूमिका हो सकती है। उसमें लेफ्ट डेमोक्रेटिक जो फोर्सेज हैं वो हो सकती हैं, रीजनल फोर्सेज हो सकती हैं। रीजनल फोर्सेज के बारे में एक बात जरूर मैं कहूंगा कि उनकी अपनी समस्याएं हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा जो रिजीम है, जो एजेंसियां हैं, तमाम चीजें जो हैं, उनके जो किए कराए हैं बहुत सारे, उनके कारण वो वाकई दबी पड़ी हैं, उनके कारण वो डरी सहमी हैं।
कई बार तो ऐसा लगता है कि वो मैनेज्ड है पूरी तरह। तो लेकिन नई रीजनल फोर्स उभरेंगी अगर वो मैनेज्ड है तो। जैसे जैसे मायावती जी का उदाहरण ले लीजिए। अगर मायावती जी नहीं एक्टिव होकर काम कर रही हैं, नहीं सक्रिय हैं, तो यकीनन उत्तर प्रदेश के दलित समाज से और कोई जरूर उभरेगा। कब उभरेगा, कब नहीं उभरेगा, वो कहना बहुत कठिन है। लेकिन वक्त इतना इंतजार नहीं करता किसी नेता के लिए कि आप अपने समाज के लिए कुछ ना करें और फिर भी लोग आपको नेता मानते रहें। तो मुझे लगता है कि अंधेरा नहीं है, अंधेरे के बीच जुगनू जो चमक रहे हैं, हो सकता है वो बड़ी रोशनी लेकर कभी आए। जी, बिल्कुल, उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसीलिए वो उम्मीद जो है, इसीलिए वो सिल्वर लाइन की बात मैं कर रही थी। लास्ट 2 क्वेश्चंस क्विकली उर्मिलेश जी, एक तो ये कि जब हम 12 साल का इस मौजूदा निज़ाम का जब हम देखते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इन्होंने तमाम जो वादे किए वो धराशायी हुए। लेकिन एक के बाद एक नए स्टेट में वो इन चीज़ों को आज़माते हैं। वो ज़ाहिर-सी बात है साम-दाम, दंड-भेद सब करते हैं, जिनसीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वोट चोरी करते हैं, एसआईआर अब नया एक उन्होंने हथकंडा उनके पास है। दे डू एवरी पॉसिबल थिंग टू विन दैट इलेक्शन। लेकिन वही लोग जिनको पता है कि 12 साल से ये सत्ता में है और उन्होंने कोई प्रॉमिस जो है वो पूरे नहीं किए हैं, वो जिस नए राज्य में जाते हैं वो उन पर यकीन कर लेते हैं। आप पीपल आर रियली दैट नाइव? ये मेरा एक सवाल है, क्योंकि बंगाल में भी उन्होंने यूसीसी की बात की है, लव जिहाद की बात की है, 1 करोड़ नौकरियों की बात की है, उन्होंने किसानों की बात की है और भी इसी तरह के उन्होंने मिक्स प्रोमिसेस किए हैं। तो लोग ममता बनर्जी के प्रोमिसेस पर यकीन नहीं कर रहे, लेकिन इनके प्रोमिसेस पर यकीन कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है, और इसी के साथ मैं दूसरा भी जोड़ देती हूँ। लोग कह रहे हैं कि डीएमके के साथ दगा की है कांग्रेस ने टीवीके के साथ जाकर। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? क्योंकि टीवीके की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इट्स मोर लाइक केजरीवाल कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी क्या है ये अभी किसी को पता नहीं है। तो क्या डीएमके को छोड़कर विजय के साथ जाना, क्या आपको लगता है ये फीजिबल ऑप्शन था? देखिए, डीएमके के कुछ प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके पीठ में छुरा भोंका है, क्योंकि हमारे कारण ही उनके 5 लोग जीते हैं और उनको लेकर वो टीवीके के साथ जा रहे हैं, विजय की पार्टी के साथ। ये दगाबाजी है। ऊपर से देखने पर ये सही भी लगता है, लेकिन अगर आप अंदर देखिए, परत दर परत खोलिए इस पूरे पॉलिटिकल डेवलपमेंट को, तो इतना आसान नहीं है कहना। कल्पना कीजिए कि अगर कांग्रेस उनके साथ न जाती और एआईडीएमके चली जाती सरकार बनाने के लिए, मिस्टर विजय एआईडीएमके को एक्सेप्ट कर लेते, तो फिर तो बीजेपी के हाथ में होती पूरी सरकार। बीजेपी भले न जाती, एक आदमी बीजेपी का जीता है, वो क्या जाती या क्या नहीं जाती, लेकिन एआईडीएमके जो तमिलनाडु में है वो तो बीजेपी की पार्टी है। मैं जैसे जैसे बिहार में जैसे जेडीयू लंबे समय से बीजेपी के हाथ में है, तो ठीक उसी तरह से एआईडीएमके तो वही करेगी, वही उसको जो कहा जाएगा वो करेगी। तो सरकार में अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन में आ जाती एआईडीएमके, अगर कांग्रेस न जाती या लेफ्ट न जाए, अभी भी लेफ्ट का पता नहीं है, या और लोग न जाए, तो एक अजीब स्थिति पैदा हो जाती कि बीजेपी एक मेंबर की पार्टी है पूरे तमिलनाडु में, लेकिन कंट्रोल सरकार को करने लगती। वैसे ही ये पॉलिटिकल आदमी है विजय, यानी हो सकता है उनकी अपनी पॉलिटिक्स कुछ हो, मैं नहीं जानता, लेकिन ऊपर से तो दिखाई देते हैं कि ये पॉलिटिकल अभी है। बाकी बाद में दिखेगा कि वो उनकी पॉलिटिक्स है क्या, क्योंकि एपॉलिटिकल लोगों की भी पॉलिटिक्स होती है। जैसे बार बार केजरीवाल कहते थे अपने अभियान के दौरान कि वो राजनीति नहीं करते, वो सेवा के लिए आए हैं, लेकिन वो सेवा के लिए और राजनीति, ये कि उनकी कोई राजनीति है, बिल्कुल गलत बात। उनकी हमेशा राजनीति रही है और आज भी उनकी राजनीति है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने सोच समझकर फैसला किया है, और मुझे अब ये भी लग रहा है कि शायद कांग्रेस की टॉप लीडरशिप और डीएमके की टॉप लीडरशिप में ये अंडरस्टैंडिंग भी हुई हो कि हम लोग पब्लिक नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया अलायंस में इंटैक्ट रहेगा रिश्ता, और लोकल लेवल पर तमिलनाडु में सरकार में हम शामिल होंगे, यानी कांग्रेस शामिल होगी और डीएमके जो है लेफ्ट फ्रंट, अपोजिशन में बैठेगी। जैसे आप उदाहरण के तौर पे आप केरला का देख लीजिए, केरल में सरकार लेफ्ट फ्रंट की थी अभी तक, और दिल्ली में सीताराम येचुरी या मिस्टर एमए बेबी की पार्टी, जो आज सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, ये केंद्र में साथ हैं कांग्रेस के, लेकिन वहां पर एक दूसरे के विरोधी थे। तो कुछ वैसा ही समीकरण मुझे लगता है कि उभर सकता है तमिलनाडु में, अगर मैं सही हूं तो। अगर नहीं उभरता तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, लेकिन हर हालत में विजय की सरकार में कांग्रेस का होना बेहतर है, तमिलनाडु के लिए और देश के लिए भी।
जी, बिल्कुल। और उन्होंने ये कहा भी है कि सांप्रदायिक फोर्सेस जो हैं वो पावर में ना आए इसलिए वो कर रहे हैं, संविधान बचा रहे इसलिए वो कर रहे हैं। हालाँकि एआईएडीएमके का नाम उन्होंने खुलकर नहीं लिया है कांग्रेस ने, लेकिन वो तमाम हिंट उधर की तरफ ही उनके जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, वक़्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार। थैंक यू।